सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग तरह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड कह लेते हैं मॉर्निंग को, लेकिन गुड है नहीं। एग्जैक्टली आपने मेरे मुंह की बात छीनी। मैं यही कहने वाली थी अभी आपसे कि मॉर्निंग हम कह तो देते हैं कि गुड मॉर्निंग, बट इट्स नॉट रियली अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज सुबह मेरे साथ तो इस तरह से हुआ कि इस वक्त मैं गाड़ी में आ रही थी और मैं न्यूज़ देख रही थी। उस वक्त मैंने जो खबर सुनी उससे मेरे रोंगटे अभी तक खड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रहा रोएं क्या करें, दिल अभी तक तकलीफ़ में है कि इतनी मुसीबत में है हमारे अपने भाई बहन, हमारे अपने पाकिस्तानी, हमारे अपने मुल्क के लोग। बलूचिस्तान में, सिंध में जिस तरह की सैलाबी सूरत हाल है, लोग बेचारे बेघर हुए हुए हैं। और ख़ास तौर पे मैं उस बात को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी जिससे मेरी सुबह मैं कहूँगी कि मैं अभी तक शायद अपने होश में सही से नहीं आ सकी हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से उन लोगों की मदद करें। ये सवाल हमसे भी होगा आखिरत में तला कि एक बच्ची डूब के मर जाती है और उसके कफन के लिए कुछ नहीं मिलता, उसको नमाज जनाजा नसीब नहीं होती है और उसको शॉपर में उसका वालिद जाके कब्रिस्तान में दफना के आता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इस मुल्क में लाखों लोग IDPs बने हुए हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, और यकीनन उनके पास ना खाने को है, ना सर छुपाने को है, ना कोई टेंट है, कुछ भी नहीं है। जो सिंध में हमारे दोस्त हैं वो हमें बता रहे थे कल के और रोज़ के, वहाँ पर हालात इस कदर ख़राब हैं कि हारी जाके वडेरों से कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमें पैसे दो, हमारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, और उनके पास भी कुछ देने को नहीं है। दूसरी चीज़, हम जब गुज़िश्ता रोज़ अपने एक और निश्चित पर बैठे हुए थे शहर कराची में, तो वहाँ पर लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यार जब जलजिला आया था तो हमें याद है पैफ बेस के ऊपर कराची वाले सारे जमा हुए थे और सब ने डोनेशंस कलेक्ट की थी और फिर जाके लोगों तक पहुँचाई थी मुखैर हज़रात ने। वो जज्बा थोड़ा सा मिसिंग पाया जा रहा है इस वक्त। वी डोंट सी पीपल गैदरिंग, कलेक्टिंग, डोनेटिंग एज मच एज वी यूज्ड टू। वजह इसकी बड़ी सिंपल सी है कि मुल्क में इस वक्त परचेजिंग पावर वर्दा नहीं है। इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने लोगों की पहले से कमर तोड़ी हुई है। जो बंदा 10 रुपए महीने का बचाता था, आज उसका महीने में 50 रुपए खसारा हो जाता है, जिसकी वजह से वो डोनेट नहीं कर पाता। दिल सबका चाह रहा है कि हम आगे बढ़े, मदद करें, लेकिन सैडली मुल्क के मुआशी हालात ने सबको परेशान किया हुआ है। लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा कि सिचुएशन बहुत स्केरी है, बड़ी खतरनाक है। कराची से अगर आप इंडस हाईवे से सक्खर तक जाएंगे तो पूरे हाईवे पे दोनों साइड पे लोग बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान का रास्ता, अगर आप कराची से कोयटा की तरफ जाना चाहेंगे, ग्वादर की तरफ जाना चाहेंगे, तमाम तर रोड टूटे हुए हैं, सड़कें, मेन रोड, हाईवेज बह गए हैं, पुल बह गए हैं, लोगों के जानवर हजारों की तादाद में, लाइफ स्टॉक करोड़ों की तादाद में, एग्रीकल्चर तबाह हो गया। सब कुछ तबाह हो चुका है। एक वीडियो मैंने देखी और वाकई दिल पे ऐसे खराश पड़ती है कि हम समझ नहीं आता कि हम क्या करें। एक जैसे आप बता रहे हैं कि अब अगर हाईवे की तरफ से आगे जाएं, दो तरफ से लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही गाड़ी पीछे पानी की बॉटल्स रखी हुई थी और एक वीडियो आई जिसमें एक गाड़ी आगे से गुजरी और वो खातून शीशा बजा के गाड़ी का बकायदा पानी मांग रही है। उनको समझ नहीं आया वो किस लैंग्वेज में कह रही हैं, तो उनके ड्राइवर को समझ में आया जो गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा ये पानी मांग रही, क्योंकि इनके पास पीने को पानी नहीं है। और दूसरी तरफ तलहा मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहूंगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कतर के दौरे पे हैं इस वक्त। क्या बहुत ही अफसोस के साथ मेरा उनसे सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आपको नहीं लगता कि इस वक्त आपके दौरे की ज़्यादा ज़रूरत आपके अपने लोगों को है, आपकी अपनी आवाम को है, उन लोगों को है जिनका आपने वादा किया है, जिनका ख्याल रखने का, जिनको संभालने का, जिस मुल्क के लोगों को संभालने का, जिस आवाम का आपने वादा किया है कि आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी आपको जरूरत नहीं है। तो ये अवाम में जा ही नहीं सकते वर्दा, मसला है। बिलावल भुट्टो जब कल अवाम में गए तो लाड़काना उनके घर में क्या हुआ उनके साथ, लोगों ने उनकी गाड़ी पे जूते बरसाए हैं, लोगों ने उनको बोला है कि हमें नहीं बात करनी है, हमें नहीं आपसे। वो आए थे ऑफ कोर्स अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, मीडिया वर्क के लिए कि हम आएंगे, सैलाब जदगान के साथ 2-4 तस्वीरें खिंचवाएंगे, छोटी सी वीडियो बनेगी और फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, मीडिया पर मेन स्ट्रीम पर चलाएंगे पैसे देकर, और फिर जो है हम बड़े मशहूर हो जाएंगे, हमारी सियासत चमकेगी। लेकिन सैडली वहाँ के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। लाड़काना के लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रिजेक्ट किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत। उनका घर है ना, आप सोचिए अपने घर में ये हाल है तो पूरे सिंध में क्या हाल होगा। उन्होंने अपने घर का हाल क्या किया है। पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आप मुझे बताइए ना कि क्या है आज सिंध की हालत, क्या है। हम सब जानते हैं सिंध सौतेला है, कोई काम की डेवलपमेंट नहीं है, कोई सड़कें नहीं बनी है, सैलाब जदगान के लिए कोई मदद के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। क्यों? क्या हमें ये पहले से पता नहीं था कि बारिश इतनी ज्यादा होंगी, लोग डूब जाएंगे? और हम देख रहे हैं इतने अच्छे से स्पेल आ रहा है, सड़कें डूबी हुई हैं, दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक
अगर सिंध हुकूमत बलूचिस्तान या सिंध में ही, मैं कहूँगी बलूचिस्तान की बात के सिंध में भी अगर वो हुकूमत आपकी मदद के लिए नहीं पहुँच सकती तो किस मुंह से आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? फिर तो जूते ही बरसेंगे और यही हो सकता है। और मैं तवक्को करता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम तर लोग जिनके पास ये ताकत है कि वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सके, दुनिया तक पहुंचा सके, काइंडली फंड रेजिंग कैंपेन्स का आगाज़ करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अगर मिल जाते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी ताकत भी उनकी मिल जाती है तो एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है। तो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि तमाम तर वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ 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 आगे बढ़ें, बूंद बूंद दरिया बनता है, आगे बढ़ें, कतरा कतरा बने समंदर। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ लोग भी हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको अपने शो में बुलाएं जो बाकायदा फंड रेजिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान, सिंध और लाड़काना और जनूबी पंजाब के लोगों के लिए। राइट, आज की टॉप स्टोरीज नजर डालते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल, तैयार फसलें तबाह, सैकड़ों मवेशी हलाक, मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, खैरपुर, सखर, पनवाकल, रानीपुर, दादू और लाड़काना शहर दरिया बन गए। इमरान खान का हरीपुर में बड़ा ऐलान, कहा शफाफ इलेक्शन कराए जाएं वरना अब आवाम को आखिरी कॉल दूंगा, सियासी इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इंतखाबात से आएगा। पैमना ने पाकिस्तानी मीडिया को लाइव कवरेज से रोका तो इंटरनेशनल मीडिया ने कप्तान की कवरेज शुरू कर दी। खेल के मैदान में कम सिन टेबल टेनिस प्लेयर हूर फवाद की धूम, कम उम्र स्टार कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी, आज आपको मिलवाएंगे अपने शो में। और पाकिस्तान को दुनिया में मुकाम दिलवाना है तो पोलियो से बचाना है, दुनिया भर से रुखसत हो जाने वाली बीमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी बरकरार है। राइट, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और हम तवक्को कर रहे हैं कि आज सियासी गुफ्तगू कम होगी क्योंकि यकीनन बहुत सियासी बातें हो गई हैं मुल्क में इस वक्त। मुतासरीन की बात होनी चाहिए, सैलाब ज़दगान की बात होनी चाहिए, IDPs की बात होनी चाहिए और इस वक्त हम जानते हैं कि वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, हर जगह नुकसान, तबाही, बर्बादी के मनाजिर हैं, क़यामत खेज़ मनाजिर हैं लिटरली। एंड आई टेल यू दिस कि अगर आप में से कोई भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के सिर्फ जाके एक बार 2 मिनट उनको देखेगा ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। और हुक्मरानों पर डिपेंड करना सबसे यूजलेस काम है वर्दा। अगर आप इनके ऊपर समझते हैं कि ये हुक्मरान आएंगे, ये आपकी मदद करेंगे, राशन पहुँचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप ख्वाब खरगोश में है, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लेकिन हम ये पुलाव वैसे आपसे अच्छा को बना नहीं सकता, लेकिन ये ख्याली पुलाव जो है सियासतदान बड़े बनाते हैं। कसम से यकीन जाने कि अभी से कोई बात करने का मेरा तो शायद दिल ही नहीं हो रहा है कि सुबह सुबह जब मैंने वो खबर सुनी तो मैं तो बिल्कुल ही अपने शायद आपे में नहीं रही, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ। आर्मी हमारी मदद के लिए वहाँ पहुँच गई है, अपील भी कर दी है और डेफिनेटली हमेशा फ्रंट लाइन पे हमारी आर्मी हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती है और डेफिनेटली यहाँ भी जाएंगे, मदद करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है मीना मजीद बलोच, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं और इस तरह वहाँ पे इस वक्त सैलाब ज़दगान से परेशान लोग हैं उनकी मदद कर रही हैं। हमारे साथ शो में मौजूद है, उनको वेलकम कहते हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीना मजीद बलोच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मीना, थैंक यू वेरी मच। जी मीना, बताइएगा कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल आपको, क्योंकि जो सूरत हाल इस बलूचिस्तान की है बहुत बुरी सूरत हाल है, क़यामत खेज़ मनाजिर हैं। आप बताएंगे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों की मदद के लिए, क्योंकि रास्ते मुअत्तल हो गए हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए, बलूचिस्तान जो अभी एक बुरे सूरत हाल में है और मुश्किलात ग्राउंड पे क्या हैं वो मैं अल्फाज में शायद बयान नहीं कर सकती क्योंकि इतने शदीद के है। तो अगर हम ग्राउंड पे जो हमारी जो रोडें हैं, जो सड़कें हैं, उनकी किस हद तक वो बहाल हो सकी हैं, लोग किस हद तक पहुंच सकते हैं, तो मैं बताऊं अभी भी 30% ऑफ द अफेक्टेड एरियाज तक लोग पहुंच पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो 70% है वो अभी भी रास्ते बहाल नहीं हैं। चूँकि बलूचिस्तान का स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बहुत छोटे छोटे इलाके और गाँव किसी पहाड़ी पे मतलब बहुत दूर दूर हैं, तो आम दिनों में आम औकात में भी वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, तो ख़ासकर अब सैलाब के बाद तो और मुश्किल हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि तकरीबन अभी भी 70% जो फैक्ट्रीज हैं उन तक लोग नहीं पहुँच पा रहे, रास्ते दुश्वार हैं और लोग नहीं पहुँच रहे। ये है कि कोशिश जारी है, जितने भी नेशनल NGOs हैं, जितने भी मकामी वॉलंटियर्स हैं,
वो अपनी तरफ से कोशिश कर तमाम रहे हैं एनजीओज कि अपनी उन तरफ से तक मदद पहुंच कर रही पाएं। हैं। अच्छा मीना, बलूचिस्तान में 223 अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल रही है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल कुछ आ रही है मदद वहाँ से, या अभी कोई रब्ता किया जा रहा है या नहीं? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, स्लीपिंग गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान की, इन हालात में बस अल्लाह ताला ने हम पे रहम करना था। अगर ये हालात लाने थे तो अच्छी हुकूमत होती बलूचिस्तान में तो शायद चीज़ें बेहतर होती। एनजीओज में नेशनल लेवल एनजीओज की बात नहीं कर रही, मैं लोकल एनजीओज की बात कर रही हूँ जो बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में। हुकूमत की तरफ से हम सिर्फ बयानात देखते हैं कि वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, बट लास्ट हमने देखा कि लास्ट नायक हुकूमत की तर्जुमान कहती हैं, कुड यू बिलीव कि वो इस टाइम कह सकती हैं कि हम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन से गुजर चुके हैं, वी आर गोइंग टू द रिहेबिलिटेशन फेज। आप अंदाजा लगाएं कि 12.3 बलूचिस्तान की आबादी है और पूरा तकरीबन बलूचिस्तान अफेक्टेड है पार्शली एंड फुली, और हुकूमत की तरफ से ये दावे आते हैं कि हम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से निकल चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत कितना संजीदा है और हुकूमत की बयानात किस हद तक, जबकि अभी तक आपको मदद की जरूरत है, अभी तक आप लोग इस परेशानी मुश्किल से नहीं निकले हैं, इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाए हैं अभी तक काफी सारे लोग इफेक्टेड हैं। अभी भी बहुत से इलाके हैं, देखें लसबेला के जो आसपास जो विलेजेस हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आसपास के कई गांव जो हैं वो खाली हो चुके हैं। जी, अब अल्लाह जाने कि वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनकी अमात हो गई है किस तरह से। कहने का मकसद ये है कि सर्वे नहीं हो पा रही, ग्राउंड रियलिटीज का जो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ऐसे बयानात आते, मैं समझती हूँ ये बयानात और भी रुकावट पैदा कर रही हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। देखिए, आप इस तरह के बयानात नहीं दे सकते। नेशनल लेवल पे जो लोग देख रहे हैं बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से बयानात सुने, वो समझते हैं कि शायद बलूचिस्तान रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से निकल चुका है, क्योंकि बहुत गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक खाने को कुछ नहीं पहुँचा है, हेल्थ इश्यूज एक्सट्रीमली बढ़ गई हैं, मेडिकल कैंप्स हमें देखने को नजर नहीं आते। इक्का दुक्का मेडिकल कैंप लोगों ने लगाए, इसको मैं नहीं समझती कि आप पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 1-2 मेडिकल कैंप से हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। सही मीना, हमारे साथ रहिएगा। हम सक्खर से हमारे ब्यूरो हेड हैं शाहिद अली, वो भी हमें अपडेट करेंगे इस पर सक्खर की क्या सूरत हाल है। डेफिनेटली बलूचिस्तान में अभी भी रेस्क्यू टीम की पहुंचने की जरूरत है, वहाँ मेडिकल कैंप, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं शाहिद अली की जानिब और सक्खर से वो हमें अपडेट कर रहे हैं और पूछते हैं उनसे क्या सूरत हाल है। इस वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। जी शाहिद अली, बताइएगा। दरिया सिंध में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सक्खर बैराज से 5,79,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुडू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला जो दरिया सिंध में सक्खर के मकाम से गुजर रहा है, उसकी वजह से सक्खर शहर में जो पानी जमा है बारिश का, उसके निकासी में बड़ी मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं कि जो पानी दरिया में छोड़ा जा रहा है वो बैक कर रहा है। इस वक्त हम बंदर रोड पर मौजूद हैं। ये दरिया सिंध के बंदर वॉल के बराबर में है बंदर रोड। यहाँ पर चारों अतराफ में जो ये पानी नज़र आ रहा है, ये पानी निकाला नहीं जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कई जगह मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन तमाम पानी जो है वो दरिया से बैक कर रहा है, क्योंकि दरिया में खुद बहुत ज़्यादा पानी है। सैलाबी रेला वहाँ से गुजर रहा है और मुसलसल जो बारिश हो रही है उसके बायस ये पानी निकाला नहीं जा सका है। यही वजह है कि शहर के तकरीबन तमाम शाहराहों और इलाकों में जो है इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है, उसकी निकासी में बड़ी मुश्किलात का सामना है। कई जगह इंतज़ामिया ने मशीनें लगाई हैं कि जो ये शहर में पानी मौजूद है वो दरिया में फेंका जा सके, लेकिन चूँकि दरिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा सैलाबी रेला गुजर रहा है, पानी बिल्कुल ऊपर आ गया, इस वजह से ये पानी जो है वहाँ मुंतकिल नहीं हो पा रहा है। और बाज़ जगह पर दरिया में फेंका जाने वाला पानी वापस जो है मेन होल्स के ज़रिए इन्हीं सड़कों पर आ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बंदर रोड समेत दीगर शाहराहें जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है, दुकानों में पानी दाखिल हो रहा है, लेकिन उसकी निकासी का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। जी राइट, शाहिद हमें रिपोर्ट कर रहे थे सक्खर से, और यकीनन वहाँ के शहरों का हाल हम देख रहे हैं। बारिश इस वक्त भी वहाँ पर थोड़ी बहुत चल रही थी, और यकीनन अगर इस तरह बारिश चलती रही, पानी खड़ा रहा, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलने वाली हैं। खैर, बिफोर वी कंटिन्यू डिस्कशन चलते हैं, शिराज पठान में ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाड़काना से। शिराज, बताइए वहाँ पर क्या स्टेटस है, कितना पानी है?
तलहा हर जगह पानी ही पानी है और भुट्टो का पैरिस जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मैं रॉयल रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में भी जो है वो घुटनों घुटनों पानी मौजूद है और इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। पेशगी इतलात थी मानसून की बारिशों की और मुख्तलिफ स्पेल्स की, लेकिन कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए। इंतहा की मुबैना करप्शन जो है वो होती है। 6 बड़े डिस्पोजल्स हैं, मुकम्मल के मुकम्मल जो है वो उनके जनरेटर जले हुए हैं, बंद हैं। इनके पास पेट्रोल के पैसे आते हैं वो नहीं चलाए जा रहे, उनके जनरेटर ही ख़राब हैं, तो पेट्रोल डाल के वो क्या करेंगे। इसके अलावा बिजली का निज़ाम जो है, मवासलाती निज़ाम दरम बरम है, फ़ोन लग रहे, मुख्तलिफ जो है नेटवर्क फ़ोन्स के ख़राब हैं। इस वक्त ये मैं आपको एक अनोखा मंजर ये भी दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये जो लकड़ा लगा हुआ है ये एक गटर है मेन रॉयल रोड पर, जिसको खुद शहरियों ने जो है ये लकड़ा लगाकर और रस्सी बांधकर जो है इसे निशानी के तौर पर लगाया और उसके बिल्कुल थोड़ा सा चंद फासले पर एक दरख्त छोटा सा आपको टहनियाँ नज़र आ रही होंगी, वो भी गटर है जहाँ पर जो है वो शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो है उसे शहरियों को जो है अलर्ट रखने के लिए ये लगाया है। और इस तरह के बहुत सारे जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ जो मेन होल्स खुले हुए हैं वहाँ पर लगाई गई हैं। देहात जो है वो सारे उजड़ चुके हैं। मुझे लाड़काना में गटर बैराज लग रहा है इस वक्त, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि बिलावल भुट्टो का भी कुछ सुना है कि वो आए थे लाड़काना, तो बड़ा प्यारा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उसकी डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 2 रोज़ कबल लाड़काना यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो सिलेक्टेड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया, वहाँ पर जीए भुट्टो के नारे हुए, फ़ोटो सेशन हुआ, सीएम सिंध उनके हमरा थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध का जितना भी बजट है हालिया पास करदा वो हम बहाली और रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए खर्च कर देंगे। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हमेशा तब जब बिल्कुल पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद ये दावे नज़र आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि लाड़काना के शहरी जो हमें शिकायत करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को तो ब्यूरोक्रेसी कुछ समझती ही नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस तरह के कई ऐलानात जो है इससे पहले लाड़काना के हवाले से कर चुके हैं। लेकिन शिराज आपसे दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं मीना से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सैडली मीना, हमारा जो मुल्क है वो सियासत की तरफ इतना डूबा हुआ है, हम लोग डेली इतना कंटेंट अपने जिस्म को दिमाग को देते हैं सियासी, कि हम इस वक्त सैलाब ज़दगान की तरफ देख नहीं रहे हैं, हम IDPs की तरफ देख नहीं रहे हैं, हम इतने परेशान नहीं हैं जितना हमें परेशान होना चाहिए। मिन हैसल कौम, डू यू थिंक इट इज समथिंग टू वरी अबाउट? बिल्कुल इसी तरह है। मैं आपकी बात को सेकंड करना चाहूँगी कि मुल्क की सैलाबी सूरत हाल है, सिंध देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, हमारी नेशनल मीडिया है, नेशनल TV चैनल्स हैं, वो सिर्फ अभी भी सियासत के गिर्द तवाफ कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी दुख की बात है। लेकिन आप अपनी कैपेसिटी पे अपना कंट्रीब्यूशन करें, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन। अगर आप कौम के लिए कर रहे हैं, अगर कुछ और नहीं कर सकते, तो ये जब हम देखते हैं तो अंदाज़ा होता है। स्पेशली बलूचिस्तान वालों का यह गिला है कि बलूचिस्तान में जो भी हो, बलूचिस्तान की जितने भी मसाइल हों उनको नेशनल TV चैनल्स पे नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक मॉडल की जूती गुम हो जाए या उसकी कीमत की जो सनसनीखेज खबरें आती हैं वो भी हेडलाइंस पे चलती हैं। ये बलूचिस्तान वालों को तो बहुत काफ़ी अरसे से ये ताल्लुक़ है, लेकिन ये गिला है। लेकिन सिंध से भी अभी जो सैलाब सिंध में आया है, लेकिन हम देखते हैं कि नेशनल TV पे ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। और बलूचिस्तान के हवाले से मैं कहूँ, देखें, बलूचिस्तान वो सूबा है जो बाकी 3 सूबों से डेवलपमेंट के हवाले से या तालीम के हवाले से या हेल्थ के हवाले से, आप किसी भी हवाले से देख लें, बाकी 3 सूबों से। मीना मेरी बहन, मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, सिंध आपसे पीछे चला गया। अब सिंध एक्चुअल जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है, सिंध इज गोइंग बैकवर्ड्स। इस वक्त हम सिंध वाले पीछे जा रहे हैं। देखिए, आप बलूचिस्तान को अभी देख लें कि बलूचिस्तान की जो शरह गुर्बत की लकीर से बलूचिस्तान की जो अवाम है वो जिंदगी गुजर बसर कर रही है। लोगों का जो भी था वो अपना था, मीन्स के उनकी अपनी जमा पूंजी, उनका लाइफ स्टॉक, उनके घर, उनकी छोटे मोटे फसलें, इस सैलाबी बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से लोगों का सब कुछ पानी बहा ले गया। तो बलूचिस्तान मैं समझती हूँ कि सिंध से या बाकी सूबों से मैं आगे बिल्कुल भी नहीं समझती। अभी जो सैलाब बलूचिस्तान में आया, मैं तो कभी सोचती हूँ कि क़यामत तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो मंजर बलूचिस्तान का है, गालिबन क़यामत ऐसा ही होगा। लोग रो रहे हैं, पीने को पानी नहीं है। इससे ज़्यादा
क़यामत खेज़ मनाजिर और कुछ हो ही नहीं सकते मीना। बस यही है कि हमने क़यामत देखी नहीं है, लेकिन ये जो सारे मंजर हैं ये क़यामत खेज़ मनाजिर ही हैं, ऐसी ही होगी क़यामत। मददगार जिस तरह लोग पड़े हैं सड़कों पे, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, वो सुना था क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पूछ रहा। बिल्कुल बेशक। तो ऐसे लगता है बलूचिस्तान की जो 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 सूरत हाल है अभी, क़यामत इसी तरह होगा गालिबन। तो आप अंदाजा लगा लें इस बात से कि एक सूबा जो पहले से शरह गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वहाँ सैलाब सब कुछ बहा ले गया। राइट, वक्त की कमी है, नहीं तो हम मज़ीद डिस्कशन करते। मीना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मीना मजीद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ मौजूद थे शिराज पठान, भुट्टो के पेरिस के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, शाहिद ने सक्कर से रिपोर्ट किया। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। लेकिन सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, अगर हमने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए तो मुश्किल में होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ऑलरेडी मुश्किल में है। ताला खैर एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और इस वक्त हम सब जानते हैं कि पोलियो की एक पूरी कैंपेन चल रही है, जिसमें हम सब आपसे बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, तला क्योंकि फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि नाइजीरिया से पोलियो का खात्मा किया गया। मैं फिर सोचने पर मजबूर हुआ कि नाइजीरिया जो कि बड़ा पॉलिटिकली अनस्टेबल है, वहाँ पर बड़ी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी, एंड येट दे वर एबल टू एलिमिनेट पोलियो फ्रॉम देयर कंट्री। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम में कौन सी खामियां हैं, हम में कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स या लूपहोल्स हैं कि हम इतने वक्त से ये मुहिम चला रहे हैं लेकिन हम इसका खात्मा नहीं करते। अपने बच्चों को पोलियो से निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इस वायरस का खात्मा मुल्क से नहीं किया तो यकीनन हमारे मुस्तकबिल के मेमार खतरे में होंगे। और दुनिया से ख़त्म हो गई है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया वो जो लास्ट कंट्री देयर सेइंग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में जिसने पोलियो का वहाँ खात्मा हो चुका है। और यकीनन आज जो हमारे साथ मेहमान पोलियो को डिस्कस करने के लिए आए हैं, उन्होंने नाइजीरिया में भी काम किया है, तो यकीनन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डिड दे अचीव इट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद आसिफ, कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो एरेडिकेशन इन पाकिस्तान। डॉक्टर शहजाद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, नाइजीरिया ने कैसे कंट्रोल किया है पोलियो के ऊपर, और अगर नाइजीरिया कर सकता है तो हम क्यों ना कर पाए अभी तक? जी, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। मैं आपकी एग्जांपल में एक और एग्जांपल भी ऐड करना चाहूँगा कि उससे पहले सोमालिया, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, जहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही थी, मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स थे, लेकिन उसी सिविल वॉर के दौरान उन्होंने अपना पोलियो ख़त्म कर लिया था, क्योंकि तमाम वॉर लॉर्ड्स जो है वो पोलियो वैक्सीनेशन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते थे। सो आई थिंक दोनों चीज़ों, नाइजीरिया और सोमालिया की अगर हम एग्जांपल देखें, वाज़ेह है कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, पोलियो वर्कर्स और कम्युनिटीज़, पेरेंट्स, अगर वो ये ठान ले और एक दूसरे के साथ तावन करें कि हमने इस बीमारी से निजात पाना है, तो 3 अच्छी कैंपेन जिसमें अगर हम 95% बच्चों को वैक्सीनेट कर लें, काफ़ी है पोलियो का खात्मा करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पिछले साल हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मैं खुद भी इसके पार्ट थी लास्ट ईयर, तो ये हम लोग बड़े खुश थे कि सिर्फ एक केस रह गया था पाकिस्तान में, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 2022 में हम इस बीमारी से पूरी तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि हम पोलियो से निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या वजह हुई कि पोलियो बजाय ख़त्म होने के, और जहाँ पिछले साल एक केस था खाली, है वो दोबारा से इतनी ज़्यादा सर उठा रही है बीमारी और मजीद केसेस में इजाफा हो गया? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछले साल एक केस हुआ था और हम भी खासे पुरुम्मीद थे कि इंशाल्लाह वो जो मंजर जो है वो हमारे नज़दीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चैलेंज था कि बदनू, नॉर्थ वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान, जो साउथ केपी के ये डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे माहौलियाती नमूनों में हमें वायरस मिल रहा था, और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वहाँ से वो वायरस ख़त्म नहीं हो रहा था। तो हमें यही डर था, और फिर वही हुआ कि जब इस वायरस को मिला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाए हुए थे, जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक 15 किलोमीटर का एरिया है, तहसील मीर अली और तहसील मीरन शाह, 13 के 13 केसेस जो है वो उसी इलाके में हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी जो एक कैब था
वैक्सीनेशंस का, और पेरेंट्स के साथ हमारा तावन भी इतना अच्छा नहीं था। और ये जो इलाका है ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर करता है और अफगानिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर। बस ये समझ लें कि सूरत हाल ये थी कि वायरस के लिए, बचत के लिए, सर्वाइवर के लिए जो वो बेहतरीन जगह थी, और हमारे लिए उससे लड़ने के लिए मुश्किल तरीन जगह थी। तो उसके अलावा वहाँ सिक्योरिटी की वजह क्या बनी? क्या टीम वहां तक पहुंच नहीं पाई कि वो इंटीरियर का इलाका था, या फिर वहां के लोगों ने ताउन नहीं किया आपके साथ? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के इंटीरियर इलाकों में लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, वो नहीं पोलियो के कतरे पिलाना अग्री करते, जबकि सालों से हम ये कैंपेन्स चलाते आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मीडिया चैनल्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, घर घर जाके आगाही के थ्रू कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। तो वजह क्या बनी? कहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं क्योंकि अफगानिस्तान में इतने सारे केसेस हैं और ये वो एरिया है जो अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है, कनेक्टेड है, लैंड इसका, बॉर्डर इसका, तो इसीलिए वो लोग ज्यादातर उनको उनके रूल्स एंड उनके निजाम को फॉलो करना पसंद करते हैं। जी, ये इट्स कम्बिनेशन ऑफ ऑल, लेकिन मैं सारा इल्जाम उन्हीं पे नहीं लगाऊंगा। मेरे ख्याल में हम भी वो क्वालिटी ऑफ कैंपेन्स उस इलाके में नहीं कर सके जैसी कि हमें करनी चाहिए थी, और उसके लिए हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ हमारे पास 1% फीमेल वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारी टीम्स हैं वो 100 में से सिर्फ एक टीम है जिसमें ख्वातीन शामिल है, बाकी मर्द हजरात की टीम्स हैं जो कि घर के अंदर नहीं जा सकती थी। अभी भी ये चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर बहुत सारे बच्चे, हमें पता नहीं चलता था कि वो वैक्सीनेट हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मर्द उनको बाहर बुलाते थे। सो हमारी क्वालिटी ऑफ कैंपेन उस इलाके में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अच्छी नहीं थी, हमारी भी कमी थी और कम्युनिटी का ताउन भी। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान में भी पोलियो का खात्मा नहीं हो पा रहा, वहाँ कैसी कैंपेन चल रही है? जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद वहाँ नहीं गया। राइट। लेकिन बहरहाल मैं ये जरूर कहूँगा कि वो भी, वहाँ भी हमारी पोलियो की जो EOC है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ किस्म के उलमाए कराम हैं जो फतवे भी जारी करते हैं और लोग उनसे फतवे लेते भी हैं कि क्या पोलियो के क़तरे पिलाना सही है कि नहीं, कि बहुत से लोगों को उनका मानना है, उनका ख़दशा है कि ये हलाल नहीं है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि अब भी आप इन चीज़ों का सामना करते हैं, सवालात का सामना करना पड़ता है पोलियो की टीम को? जी बिल्कुल, हमारी पोलियो टीम को जो मुश्किलात दरकार हैं उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी भी है, वैक्सीन के मिसट्रस्ट भी है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, इसमें कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी की कोई चीज़ मिलाई गई है, या इसमें कोई मजहबी तौर पे ठीक नहीं है। हालांकि ये सारे मफरूज़े जो हैं वो गलत हैं। और मैं एक और आपकी रिपोर्ट में एक बात कही गई थी, मैं क्लियर कर दूं कि जो वैक्सीन है ये हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इसको पे करती है, यूनिसेफ के थ्रू खरीदती है, लेकिन इसकी तमाम पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। ये बच्चों को मुफ्त कतरे मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $150 मिलियन जो हर साल जो है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। और रिक्वेस्ट है, हमारी पूरी टीम की रिक्वेस्ट, तलहा और मेरी रिक्वेस्ट हम आपके सामने, हमने खुद पोलियो के कतरे पिए हुए हैं, अपने बच्चों को पिलवाए हुए हैं, इससे कोई मुज़िर असरात सामने नहीं आते। हाँ, अलबत्ता ये आपके बच्चे को एक ऐसी मोहलिक बीमारी से बचाता है जिससे बच्चा ज़िंदगी भर के लिए आपका माजूर हो सकता है, या ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो बराए मेहरबानी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं तमाम पेरेंट्स से, तमाम माँ बाप से, वालिदैन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाई और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाई, क्योंकि हमें फैसला आज करना है अगर हमारे बच्चे को कल चलना है। लेकिन डॉक्टर साहब ने वाज़ेह कर दिया कि जिसे हम पहले इलाका गैर कहते थे, फिर फाटा कहने लगे, फिर इसात एजेंसियों के नाम हो गए। प्रॉब्लम लाइज देयर। यकीनन हमें सोचना होगा कि क्यों इस छोटे से एरिया से हम ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, इस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पा रहे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम एक और ये भी है कि इस वक्त जो भी लोग इस वक्त देखते हैं कि PTI की तारीफ कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत यही कंटिन्यूस कर रही है कि जो हमारी तारीफ करे उसको लिफाफा पहुंचा दो, जो हमारी तारीफ ना करे उसको बंद कर दो, उसके ऊपर दबाव डालो, उसको सलाखों के पीछे डाल दो, ताकि वो आखिरकार टूट जाए और फिर हमारी तारीफ करना शुरू हो जाए। लेकिन सेम ट्वीट्स की मिसाल हमारे सामने है। जी हाँ, सिद्दीक जान साहब की ट्वीट है, दिखाना चाहेंगे शायद प्रोड्यूसर साहब।
उन्होंने भी यही लिखा है कि अब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि या तो वो चुप हो जाएं, या तो वो सच बोलना बंद कर दें, या तो फिर शहर बदल हो जाएं, शहर बदल लें, क्योंकि इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है, फेडरल हुकूमत यकीनन अब सब पे दबाव पड़ेगा। सिद्दीक जान हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा कितना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है आपके ऊपर इस वक्त? लेकिन ये सिर्फ प्रेशर किसी एक, जिस तरह आपने खुद भी कहा, किसी एक सहाफ़ी के ऊपर नहीं है, ये पूरे मीडिया के ऊपर है। और ये नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ की सिर्फ जो तारीफ करने वाले हैं उनकी बात है। असल में जो भी इनको एक्सपोज करेगा, जो भी ये बताएगा कि इस वक्त पूरी हुकूमत की तवज्जो क्या है। आप देखें, बोर्ड पे हम मुसलसल दिखा रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल, सैलाब के बाद सिंध की सूरत हाल दिखा रहे हैं, जनूबी पंजाब की सूरत हाल दिखा रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को मुझे बताएं कि क्या वहाँ पे क्या तवज्जो है, वो क्या कर रहे हैं। वहाँ लोग बह गए हैं, सैकड़ों लोग बह गए हैं, जानें चली गई, जानवर उनके बह गए, उनके घर बह गए, उनकी उम्र भर की जुमा पूंजी बह गई, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, बदतरीन सूरत हाल है, क़यामत खेज हालात हैं। लेकिन ये ना बताएं आप कि ये हुकूमत वहाँ पर कुछ नहीं कर रही, ये ना बताएं कि ये हुकूमत अपने करप्शन केसेस बंद करवा रही है, ये ना बताएं कि इन्होंने NRO ये ना बताएं कि इन्होंने जिस तरह से मरीम नवाज साहब को जो सिक्योरिटी दे दी, जो कि सलाहियत का मुजरिम है, जमानत पर आए, मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट दे दिया, और आवाम के लिए ये बदतरीन हालात जो बिल आए हैं वो आप सूरत हाल देखें। ये बस इनका ये है। और जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है उस पर आप बात ना करें, महंगाई पर आप बात ना करें, और ये सारी वो चीजें जो भी बात करेगा उस पर दबाव आएगा। और देखें बात है, इसका किस तरह का मंजरनामा पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि यहाँ से लोगों को उठाया जा रहा है, इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, तशद्दुद के इल्जाम सामने आ रहे हैं। बल्कि अब तो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में रिपोर्ट दर्ज है, डयाला जेल में जो जब पहुंचने पर शहबाज गिल साहब के जिस्म पर जो निशानात थे, तो ये एक्चुअली आप देखें अभी इमरान खान साहब पर जो इन्होंने FIR की दहशतगर्दी की पूरी दुनिया के अंदर वो खबर बनी और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनाया, तो ये बिल्कुल हो रहा है। और धमकियां दी जा रही हैं और हमें जरा ये बता रहे, और मुझे ये बताया गया कि मेरे ऊपर ये FIR जो है इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया कि वो दर्ज करें, लेकिन किस बात की आप FIR दर्ज करेंगे, कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके ऊपर FIR करेंगे। तो हम मुंतज़िर करें FIR, जो सवाल होगा उसका जवाब देंगे। जमील फारूकी की खबर क्या है, उन्हें कब तक पेश किया जाएगा? देखिए, जमील फारूकी साहब को किसी भी वक्त पेश कर दिया जाएगा। और कल आपने देखा कि इस हुकूमत की, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की आप अहलियत और सलाहियत देखिए कि कल इन्होंने पुलिस ने आकर जमील फारूकी को अचानक अदालत में पेश कर दिया। ये कहकर दायर इख्तियार नहीं बनता उस पुलिस से जिसने कराची से जाके गिरफ्तार कराया। वो कहते हैं हमारा दायर इख्तियार नहीं बनता, FIR को दे दें जमील फारूकी को। और फिर वो जो ऑर्डर आया है नियाज़र नदीम। राइट सिद्दीक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अपडेटिंग। सच के साथ खड़े रहेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि वक्त हुआ है वेदर अपडेट का। तो आपको बताते चलें कि मौसम की सूरत हाल फिलहाल ये है कि कराची पर बरसने वाला बरसाती सिस्टम अब कराची से निकल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कराची पे कल जितने भी बादल छाए हुए थे वो सिस्टम पूरा अब निकल चुका है और ईरान की तरफ जा रहा है, सिंध से निकल चुका है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कुछ इलाकों में शाम के बाद बारिश का थोड़ा बहुत वक्फे से सिलसिला जारी हो सकता है। उसका इम्कान है कि शायद थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। इसके अलावा शुमाली और मशरकी बलूचिस्तान में भी मजीद बारिशों का इम्कान है, जबकि शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब सूबे पंजाब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के बलाई इलाके भी बिल्कुल खाली हैं, वहाँ पर भी इतने बादल नहीं छाए हुए हैं। अलबत्ता मौसम खुशगवार रहने के इम्कानात हैं और आज शाम से शायद बारिश शुरू होने का भी हल्की फुल्की इम्कान है। जबकि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर की जानिब बढ़ें तो वहाँ आज शहर का दर्जा हरारत कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम दर्जा हरारत 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और KPK के कई शहरों में बारिशों का भी इम्कान वाज़े है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की जानिब। This weather segment is brought to you by तू टेंशन ना ले, हवा ले ले, गर्मी भगा, ठंड रख, स्प्राइट। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो अंदाज़ा कीजिए
कि शान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी है, कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे है। उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दी, किसकी खातिर? हमारी खातिर, इस्लाम की खातिर। और आज उनके नाम से लोग कुर्बानियाँ देते हैं इस नीयत से कि वो हमसे राज़ी हो जाएंगे कि वो जन्नत के सरदार हैं, तो हमें भी जन्नत मिल जाए। ऐसे ही दो मेहमान बड़े प्यारे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रिदा नकवी एंड सलीम रज़ा। इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है हु इज़ हुसैन। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम रखा। वेलकम टू दुनिया बोल है। और आप बड़े मिशन पे निकले हैं, बताइए दोनों। हाँ जी, और ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तो आप खुद बताएं कि क्या है ये मिशन आप लोगों का। बेसिकली हु इज़ हुसैन इस वक्त पूरी दुनिया में 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहा है और पाकिस्तान में तकरीबन 15 से ज़्यादा सिटीज़ हैं जिसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हु इज़ हुसैन के पास, जिसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड भी काम हम कर रहे हैं, हम बिज़नेस सपोर्ट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम टाइम टू टाइम कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हु इज़ हुसैन ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एटलीस्ट कुछ अवेयरनेस पहुँचे लोगों की तरफ, ख़ास तौर पे ब्लड डोनेशन के हवाले से। तो हमने इस वक्त कोशिश हमारी है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और तकरीबन 50 से ज़्यादा खून के अतियात हम एक दिन में रहें पूरी दुनिया से, ठीक है। तो इस हवाले से हम 50,000 पूरी दुनिया से। तो इसी तरह हर कंट्री का अलग अलग टारगेट है। पाकिस्तान का तकरीबन 7 से 10,000 का टारगेट है जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। कितने कंट्रीज? पूरी दुनिया, 60 सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली। और हमारा जो एक मेन जो फोकस है वो है कि हम जो इमाम हुसैन इब्न अली की जो ज़ात है वो हमारी जो है वो एक इंस्पिरेशन है, वो हमारा रोल मॉडल है। उनकी जो वैल्यूज़ हैं हम उन्हें आगे लेकर चलते हैं। हु इज़ हुसैन पूरी बेस्ड इस चीज़ पे करती है कि जो ज़ात हुसैन इब्न अली ने हमें सिखाया है हम उसे आगे लेकर चलें, क्योंकि अगर हम उनकी पर्सनालिटी को देखें तो वो इट्सेल्फ एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी है, एक जमीयत है अपने अंदर ही। तो हम उनकी कुछ वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं जिसमें सोशल जस्टिस है, इंसानियत का दर्स है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो बिला तफरीक करते हैं। हम किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते। हमारा काम जो है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज होता है। हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है, क्योंकि हुसैनियत का पैगाम जो है वो इंसानियत का पैगाम है और यही जो है वो मोटो है हु इज़ हुसैन का, और के इमाम हुसैन की लेगेसी को हम आगे लेकर चलें। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो ये ब्लड डोनेट आप सेंटर आपका है, तो ये जगह जगह शहरों में हर जगह मौजूद है, वहाँ से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिल जाता है जो भी ज़रूरतमंद होते हैं? Where would the blood go? और ब्लड कलेक्शन कैसे हो? अच्छा, इस हमारी पूरी कैंपेन में जो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्लड बैंक्स हैं, जिसके अंदर हुसैनी ब्लड बैंक आ गया, इंडस हो गया, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया हो गया, उमर सना फाउंडेशन हो गया और बहुत सारे जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो सारे हमारे साथ पार्टनर हैं। हमारे साथ लाइजॉन उन्होंने किया हुआ है और जहाँ जहाँ भी ब्लड डोनेशन होंगी वही ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी। हमारे साथ कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी है, हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। वो सारी जगहों पे हमने अपने पॉकेट्स बनाए हुए हैं। हम कैंप्स लगा रहे हैं हर एरिए में और जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको हम प्रॉपर मैसेजेस कर रहे हैं कि आपका 27 अगस्त को, बेसिकली ये हमारा डेट है सैटरडे, और हम उनको मैसेजेस कर रहे हैं टाइम टू टाइम फॉलोअप के लिए कि आप आएँ और ब्लड दें। रजिस्ट्रेशन भी करवानी है जी, बेसिकली इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पूरा। और वैसे तो हमारे कैंप्स लगे हुए हैं और जो वहाँ कैंप तक नहीं आ सकते तो हमारा नंबर है जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी आ जाएगा, तो लोग वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और इन केस अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो हमें कॉल कर लें। उसके अलावा हमारे पास भी नंबर बता सकते हैं अपना, क्या नंबर है आपका जिसका रजिस्ट्रेशन लोग करवाना चाहें, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, वो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं? जी, हमारा नंबर है 0336 1865052। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 0336 1865052। इस पे आप SMS या WhatsApp कर सकते हैं ब्लड लिखकर। ओनली जस्ट आप ब्लड लिखें, आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपको हमारा नुमाइंदा कॉल करेगा और आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ का नियरेस्ट कैंप लोकेशन आपको बता देगा और आप उस दिन जाके ब्लड दे सकते हैं। करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें क्या ब्लड डोनेशन का जिसको आप तोड़ना चाह रहे हैं? करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड तकरीबन 35,000 है और ये इंडिया का एक शहर है उसमें उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। अब हम इस वक्त हमारी रजिस्ट्रेशंस कहाँ पर हैं? हम तकरीबन अराउंड पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो मोर देन 5,000 हमारी रजिस्ट्रेशंस हो गई हैं। हाँ जी, और वैसे हम पूरी दुनिया से, क्योंकि एक ही उस पर से काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से, तो इंशाल्लाह कोशिश ये है हमारी कि हम उसको
टारगेट को अचीव कर लें। और पूरी दुनिया में 27 अगस्त का दिन ही आप लोगों ने 27 अगस्त किया है जिसमें सब लोग ब्लड डोनेट करेंगे एक ही दिन में। और आप लोग फॉर एग्जांपल मैं डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ मेरी रिहाइश है, तो मेरे लिए कौन सा करीब पड़ेगा सेंटर? आप जो है हमारा एक लिंक मौजूद है और जो हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा तो वो आपको आपकी नियरेस्ट कैंप साइट बता देगा। तकरीबन 50 से ज़्यादा या तकरीबन 50 अराउंड 50 हमारी कैंप साइट जो हैं वो इस वक्त सिर्फ कराची में मौजूद हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ योर कैंप साइट? इट्स लाइक हम सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल हमने सारी एसओपी को हम फॉलो करें क्योंकि डोनर की जो सेफ्टी है या डोनर की जो हेल्थ है इट कम्स ऑलवेज फर्स्ट। तो हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी प्रॉपर ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, तो वो थोड़ा हेजिटेट भी होते हैं। बिकॉज हमारे पास कुछ क्वेरीज आई हैं जिसमें लोगों ने कहा कि आई फील वीक, सो कैन आई डोनेट ब्लड, और मैं मेडिकेशन पे हूँ या मेरी पहले हिस्ट्री ऐसी रही है कि मेरी तबीयत कुछ ऐसी रही है, उसने अपनी कोई जो है वो डिजीज़ रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि लोग अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करवा पाते, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती। तो जब भी हमारे पास कोई डोनर 27 अगस्त को आ रहा होगा तो उसके ब्लड की पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही जो है वो उसका हीमोग्लोबिन लेवल एग्जैक्टली देयर इज 12.5 और जो है वो एक स्टैंडर्ड है कि 12.5 HB लेवल होना चाहिए और 50 वेट होना चाहिए। तो ये जो है जो भी इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरा होगा और जो भी स्क्रीनिंग जिसकी परफेक्ट आ जाएगी तो वही जो है वो डोनेट। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे डोनर्स को ये सवाल होता है, उनको कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर वो किसी एंटी एलर्जी पे हैं या फिर किसी एंटीबायोटिक पिल्स पे हैं, क्योंकि सब वायरल भी चल रहा है, मौसम भी ख़राब है, वो देना भी चाहें ब्लड तो वो नहीं दे सकते क्या? अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं इस तरह की, फिर ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिकेशंस पे हैं या फिर आप डायबिटीज़ की मेडिसिन? बेसिकली इसके लिए जो है वो यही कहा जाता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें बिकॉज डॉक्टर नोज बेटर कि आप किस किस्म की मेडिकेशन पे, क्योंकि ये एक पार्शियल इसके ऊपर जो है वो ओपिनियन है कि क्योंकि सम डॉक्टर सेज के मैंने रिसर्च की थी बिकॉज वी वर हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर, तो हमने ये रिसर्च की थी। तो जो लोग मेडिकेशन पे उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो किस किस्म की मेडिकेशन पे हैं, आइदर दे कैन डोनेट और नॉट, ये डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन क्या है और उनकी मेडिकेशन क्या है। तो आपके कैंप्स में डॉक्टर्स वगैरह मौजूद होंगे? राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नाम आपने क्यों रखा हु इज हुसैन? बेसिकली गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। बेसिकली हु इज हुसैन वैसे तो सबको, वो तो मेरी बहन ने बता दिया कि उनके अफकार, उनके तरीक़ेकार ऐसे थे कि आज मुसलमानों को अपनाने चाहिए, इसलिए आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि यार दिस इज हाउ ही टोल्ड अस टू लीड आवर लाइफ। पर हु इज हुसैन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है लोगों को शायद मालूम भी नहीं है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कितनी शान वाले हैं। बेसिकली असल जो हमारा मकसद है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी हम काम करते हैं वो काम करते हैं बेस्ड ऑन इंसानियत, ह्यूमैनिटी ऑफ कोर्स। और मेरे ख्याल से अभी तक हमें हुसैन इब्न अली से बेहतर मिसाल इंसानियत पे काम करने की, क्योंकि यहाँ पर हम बिला तफरीक रंग व नस्ल काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि वी ऑल ब्लीड द सेम कलर, हम किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो भी ब्लड, इनफैक्ट हमारे पास जो आ रहा है हमें नहीं पता ही इज़ फ्रॉम आवर क्रिश्चियन फैमिली, फ्रॉम हिंदू फैमिली और फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। और वो ब्लड एक ऐसी चीज़ है, मैं फिर इस चीज़ को फोकस करूँगा कि ये हम कहीं भी कुछ भी हो जाए हम इसको कहीं से बना नहीं सकते, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते इसकी। हम कोई सुभान अल्लाह, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे हिंदू भी अलम उठा के आते हैं, मसीहा क्रिश्चियन कम्युनिटी अलम उठा के आते हैं और सब मानते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को। इंसानियत के पैगाम को हमने बेस रखते हुए हु इज हुसैन का है, ताकि लोगों को पता चले कि इंसानियत बेसिकली कहाँ से है। रिदा नकवी, सलीम रजा, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इंशाल्लाह मैं आऊंगा आपके पास ब्लड डोनेट करने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे हमारे मुसलमान भाई जरूर आगे बढ़ेंगे ताकि हु इज हुसैन का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो, ऑफ कलेक्टिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड इन वन डे। 50,000 का इनका टारगेट है जो हम इंशाल्लाह जरूर अचीव करेंगे 27 अगस्त सैटरडे को। और नंबर जो है वो अभी इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी आ जाएगा, हमारे सोशल मीडिया पर भी हैंडल पे आ जाएगा। तो डू कॉन्टैक्ट देम, रजिस्टर योरसेल्फ, डोनेट योर ब्लड। बहुत अच्छा काम है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। वर्दा आप कहीं जाएंगी तो नहीं? मैं कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं मत जाइएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक जनाब। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हम एक हीरो पाकिस्तानी से। बहुत ही छोटी सी हैं ये, लेकिन मुझे इनकी एज सुनने सबसे पहले हैरत हुई कि इतनी कम उम्र में भी पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है माशाल्लाह से। हूर फवाद नाम है इनका और हूर एक बेहतरीन टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो इंटरनेशनली जाती हैं, वहाँ पे खेलती हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। और हाल ही में वो मालदीव्स गई थी और वहाँ से वो ब्रॉन्ज़ और सिल्वर मेडल जीत के आई हैं टेबल टेनिस में और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और अभी भी थाईलैंड जाने वाली हैं और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं कि वहाँ से भी जीत के आएंगी। तो आइए मिलकर वेलकम कहते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम हूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हूर इतनी छोटी सी हो, सिर्फ 13 साल की हो और माशाल्लाह से इतना अच्छा खेलती हो, कैसे सीख रही हो? कब से शौक है खेलने का? 9 साल की उम्र से खेलना शुरू किया और अभी मैं आरिफ खान से सीख रही हूँ और आगे इंशाल्लाह ऐसे और ऊपर तक जाना है। So you're 14 right now, तो 9 साल यानी आप पिछले 5 साल से खेल रही हैं जी। और आप अभी ओलंपिक्स की तैयारी भी कर रही हैं? जी, ओलंपिक्स के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं जिससे हमारी वर्ल्ड में रैंकिंग बढ़ती है, तो उससे हम लोग क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स के लिए। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स खेलने होंगे WTT के, जिससे मेरे पॉइंट्स और ज़्यादा हों। और टेबल टेनिस में ऐसा क्या है जो किसी और स्पोर्ट में नहीं? टेबल टेनिस में ये कि वो एक अच्छा गेम है और वो गेम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर जगह सबसे ज़्यादा खेली जाती है, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी आंखें इसलिए तो कमज़ोर नहीं हुई, आप बॉल के ऊपर ही फोकस रखती हूँ बॉल को बहुत ज़्यादा। चश्मा कब लगा? फोकस सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। चश्मा मुझे लगा था मैं भी खेलता था टेबल टेनिस बचपन में। आप रिलैक्स करें प्रोड्यूसर साहब। जी जी जी। चश्मा कब से लगा आपको? चश्मा जब मैं छोटी थी तब लगा था। Okay, table tennis is all about reflexes. How fast you can move, how fast you can maneuver, and of course इसमें angling भी होती है। आप रैकेट को कैसे, पैडल को कैसे यूज करते हो। पेरेंट्स की सपोर्ट, सोसाइटी ने कैसे आपको रिस्पॉन्ड किया? कितने लोग खुश होते थे? अरे वाह हूर वाह, वेरी गुड। फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, बिकॉज फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे बाबा मम्मा दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बाबा ने हमें सपोर्ट किया जब हमने खेलना था। मेरी बहन भी मेरे साथ खेलती है तो बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मम्मा भी बहुत ज़्यादा, कि किसी इवेंट में जाने तो वे बाबा साथ चले गए, मम्मा साथ चली गई, तो ऐसे दोनों काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दिन में कितने घंटे खेलते हैं? माँ बाप सपोर्ट करते हैं, वही बच्चे इतने आगे बढ़ते हैं इस कम उम्र में। How many hours a day? 3 hours a day। और पढ़ाई? और पढ़ाई जब स्कूल से आती हूँ तो फिर होमवर्क किया, पढ़ा, उसके बाद फिर खेलने चली गई, फिर खेल के आ गई। ऐसे टफ रूटीन है बहुत ज़्यादा। टफ। और इसके अलावा आप इसमें कुछ डाइट का भी ख्याल रखती हो अपना, या फिर नहीं कोई ऐसे कोई वो नहीं है? डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको इंजरी भी हो सकती है। इंजरी हो सकती है और एक्टिव रहने के लिए आपको अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा मुझे ये बताओ हूर, क्या कहते हैं कि आप अभी थाईलैंड जा रही हैं खेलने के लिए, तो कौन से गेम से पार्टिसिपेट करें? कोई चैम्पियनशिप है? ये एशियन जूनियर है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ थाईलैंड में। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 5th को हम लोग जाएंगे। लाओस में हो रहा है ये, और ये शुरू हो रहा है 10 से। माशाल्लाह से। अच्छा आपने बताया रैंकिंग होती है आपकी वर्ल्ड वाइड, जिसके बाद आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, राइट? अभी आपकी रैंकिंग कहाँ पर और कितने गेम्स मजीद आपने और खेलने ताकि आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाओ? अभी मेरी रैंकिंग काफ़ी लो है क्योंकि हम लोग को इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं मिल पाते, बिकॉज हमें सपोर्ट नहीं है, तो उसकी वजह से तो हम जितने से ज़्यादा इवेंट्स खेलेंगे WTT के उतनी हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी। तो बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स खेलना है। और मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में अगर कोई टेबल टेनिस प्लेयर ऊपर आना चाहता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर बनना चाहता है, तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, किस तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है और दुनिया में किस तरह की ट्रेनिंग होती है? यहाँ पे ये कि फैसिलिटी हमें मौजूद नहीं है, हमें खुद से अपनी मदद अपनी करनी पड़ती है कि उसकी वजह से हमें ट्रेनिंग मिल जाए। सर आरिफ जो हैं वो हमें कोचिंग देते हैं, तो ऐसी बाहर उनको कैंप्स मिलते हैं, यहाँ पे वो कैंप्स हमें अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग और ऊपर जा सकते हैं मगर हम जा नहीं पाते। टेबल टेनिस में रूल होता है ना, अब साथ जो जैसे 1 और 2 प्लेयर गेम्स होते हैं, उनका रूल होता है कि आप जितने अच्छे खिलाड़ी के साथ खेलते हो उतनी गेम आपकी अच्छी होती है, जितने आप बुरे खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी गेम बुरी हो जाएगी। है ऐसा?
वैसे ऐसा है नहीं, मेरे साथ होता था, मेरी गेम खराब हो जाती थी। खैर लाइक हाँ, जब आप लाइक अपने से लोग के साथ खेलो तो आपका थोड़ा हाथ अजीब सा हो जाता है, बट आप अगर अच्छे और एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलो तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कितनी लड़कियां आपको देख खेलेंगी? लाइक काफ़ी सारी हैं। जब हमने खेलना शुरू किया था तो फिर उन लोग को भी काफ़ी वो हुआ कि हम भी खेलेंगे, तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको देख के कोई दूसरा खेलना शुरू करे। जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली आप गई खेलने के लिए, क्या डिफरेंस फील हुआ आपको यहाँ की ट्रेनिंग में, यहाँ के गेम में इंटरनेशनली खेलने में? मेरा फर्स्ट टूर थाईलैंड का था और वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि डिफरेंस क्या लगा यहाँ और वहाँ पे खेलने? डिफरेंस ये था कि पहले हमारा वहाँ पे कैंप हुआ था जिसमें हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग और फिर लास्ट में हमारे मैचेस हुए थे, तो डिफरेंस तो इतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया बिकॉज उस वक्त तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो बस वो फर्स्ट मेरा टूर था, वो काफ़ी अच्छा रहा था, उससे मुझे एक्सपीरियंस आया था नया। टेबल टेनिस एसोसिएशन में अगर है तो क्या कर रही है? टेबल टेनिस एसोसिएशन है तो, लेकिन ये कर कुछ नहीं रही, फारग बैठे हुए हैं घर पे। हाँ भाई तनख्वाह आ रही है, चुप कर यार, काम करने की क्या जरूरत, ऐसा ही है। पता नहीं। दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जिसकी मैं बात करता हूँ कि इतना बड़ा टैलेंट हूर फवाद इतनी यंग एज पे रिकग्नाइज हो गया है, इनके पास इतना टाइम है कि इनको पॉलिश करके पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एसेट बनाया जाए, लेकिन सैडली हमारी टेबल टेनिस एसोसिएशन दीगर एसोसिएशन की तरह ख्वाब खरगोश में तनख्वाहें उठा रही है, बस काम वाम कुछ करना नहीं है। हाउ डू यू गो अब्रॉड? जब आप इंटरनेशनल मुकाबले करने जाती हो तो आप खुद ही स्पॉन्सर ढूंढ रही होती है, खुद ही अप्लाई कर रही होती है, सरारिफ करवा रहे होते हैं, क्या होता है हूर? जो हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, लाइक जो ओमान और इराक का था वो पर्सनल टूर था, तो उसमें बाबा की तरफ से अभी यानी ये सब पर्सनली हो रहा है, सब कुछ आपके बाबा सपोर्ट कर रहे हैं जी। अनबिलीवेबल। आप कोई स्पॉन्सर नहीं है आपके पास? मेरे पास स्पॉन्सर अभी रिसेंटली जब मैं इस्लामिक गेम्स में जा रही हूँ तो मुझे हचिसन स्पोर्ट्स पाकिस्तान ने मुझे स्पॉन्सर किया है। हचिसन स्पोर्ट्स पाकिस्तान, वी आर सो ग्रेटफुल टू हचिसन स्पोर्ट्स पाकिस्तान फॉर हेल्पिंग आवर टैलेंट आउट, क्योंकि सैडली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी एसोसिएशंस जीरो पे खड़ी हुई हैं। सारा पैसा क्रिकेट ले जाता है, दूसरे एथलीट रो रहे होते हैं जब तक वो जेवलिन फेंक के गोल्ड मेडल नहीं लेते हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं आती, ये उनके इनामात अनाउंस नहीं होते। और मेरे ख्याल से हूर यहाँ पे भी कुछ चाह रही हैं अपील करना स्पॉन्सरशिप के लिए, बिकॉज आप आगे थाईलैंड जा रही हैं खेलने के लिए, तो मैं चाहूंगी अभी भी दोबारा से स्पॉन्सर प्लीज आप अपने मुंह से अपील कीजिए कि क्रिकेट को पैसा देना छोड़ दो, टेबल टेनिस को थोड़ा सा दूसरे गेम्स पे भी ध्यान देना चाहिए, इतने हमारे टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। आप प्लीज़, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना सपोर्ट क्रिकेट को मिलता है उतना ही अगर टेबल टेनिस और दीगर स्पोर्ट्स को मिले तो हम लोग भी ऊपर जा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए और इवेंट्स में हम लोग मेडल ला सकते हैं। एंड आई टेल यू दिस, क्रिकेट को जितना मिल जाए तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, उसका जो है ना 100th भी मिल जाए ना, टेबल टेनिस सेट हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच हूर फवाद, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि आप जीतें, कामयाब हो, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराएं और आप बुलंदियों के उफक पर पहुंचे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वर्दा आप कहीं जा तो नहीं रही? मैं क्यों जाऊंगी, आप भी कहीं में आप भी बन जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अब से कुछ देर बाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश होंगे, जहां से उन्होंने पहले बेल भी हासिल की हुई है। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं। अफजल, व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट्स दैट यू हैव? तला देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद की मगला पुलिस स्टेशन में दायर किया गया था, उस पर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल के हवाले से रब्ता किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3 रोज़ा जो ट्रांजिट बेल जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को दी गई थी और आज तक के लिए उन्हें हिदायत की गई थी कि जो रेलेवेंट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जो कोर्ट है वहाँ पेश हो और अपनी जो इंटरम बेल है वो हासिल करने। लिहाजा बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है बनी गाला से अपनी कानूनी जो लीगल टीम है उनके हमरा रवाना होंगे और यहाँ तकरीबन आधे घंटे तक जो है इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचेंगे। उनकी कानूनी टीम के जो दीगर वकला हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कुछ देर के बाद जो उनकी दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी है वो जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ दायर कर दी जाएगी। राजा जवाद अब्बास उस दरख्वास्त पर जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे उस दरख्वास्त के पर समाअत करेंगे। आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ, सिक्योरिटी के इंतहाई
इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं यहाँ पर किए गए हैं और तमाम आने वाले रास्तों को इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जुडिशल कम्प्लेक्स का एक हिस्सा जो है खारदार ताले लगा के मुकम्मल बंद कर दिया और जो दूसरा हिस्सा के मेरे कैमरे में दिखा सके यहाँ पर पुलिस मौजूद है। जो मेन आने वाला जो रास्ता है जहाँ से बताया जा रहा है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कानवाई को लाया जाएगा, दूसरे रास्ते पर PTI के जो कारकुनान हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि उन कारकुनान को इस कॉम्प्लेक्स से करीब आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम रखे गए हैं और बताया जा रहा है कि अब से तकरीबन आधे घंटे तक इमरान खान जब यहाँ पहुँचेंगे अपने कानूनी टीम जो डॉक्टर बाबर अमान जिनकी सरबराही कर रहे हैं उनके साथ पटिशन दायर की जाएगी और इंटरिम बेल ले ली जाएगी। एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, सिक्योरिटी को देखते हुए, कारकुनान की तादाद को देखते हुए, क्या गिरफ्तारी के चांसेस हैं क्या? हाँ जी, देखें जो रवायत रही है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केसेस के हवाले से, क्योंकि जो सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना इमरान खान को इस FIR के ज़रिए बनाया जा रहा है, जो प्ली भी ली जा रही है इस दरख्वास्त के ज़रिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से भी ये इस्तदा की गई थी कि उन्हें जो पॉलिटिकली तौर पर वफाकी हुकूमत विक्टिमाइज़ करना चाह रही है। तो लिहाजा अमकान यही जाहिर किया जा रहा है कि जब भी हमने माजी में रवायात देखी हैं कि जब भी ऐसी दरख्वास्तें दायर होती हैं तो बेल ग्रांट कर दी जाती है, इंटरिम बेल ग्रांट कर दी जाती है। जो प्रोसिक्यूशन है या जो वफाक है उसको नोटिस जारी कर दी जाते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर और हदायत कर दी जाती है कि जब तक इस इंटरिम बेल तक के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है उस पर कोई फैसला नहीं कर लिया जाता तब तक किसी भी जो फ़र्द जो दरख्वास्त दहिंदा है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लिहाजा ज़्यादा अमकान यही जाहिर किया जा रहा है कि जब दरख्वास्त दायर की जाएगी, इमरान खान पेश होंगे तो उन्हें जो राजा जवाद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं वो उन्हें इंटरिम बेल कर दे देंगे और जो वफाक है, एडवोकेट जनरल है, प्रोसिक्यूशन है, उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब कर लिया जाएगा। अफजल जावेद उर्फ अज्जू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसील रहे थे ATC कोर्ट के बाहर से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। काफी सिचुएशन सीरियस है और यही सीरियस सिचुएशन है वर्दा जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। आप जाना चाह रहे हैं तला कहीं अमेरिका, कनाडा वगैरह? जो हालात है लग यही रहा है कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि भाई जाओ डॉलर में कमाओ, रुपये में काम नहीं होगा। लेकिन उसमें भी मुश्किल है तला। उसमें मुश्किल ये है कि अगर आप, अरे कहाँ से आसानी तला, अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा वर्स्ट पासपोर्ट है। यानी कि आपको ट्रैवल करने के लिए अगर जाना है तो बहुत ही बुरे हाल में हमारा पासपोर्ट इस वक्त ग्रीन पासपोर्ट। बेइज्जतियां हो तो रही हैं, अब कोई नई बात तो है नहीं, तो आप ऐसे बता रही नई बात है तो हमें बचपन से मालूम है। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट हो, स्लाइड में लग जाओ, लंबी वाली जो है ना वहाँ डबल चेकिंग होगी, शायद कपड़े भी उतारे जाए। खैर, वजीर आजम की चेकिंग याद है आपको? शाहिद खाकन अब्बासी वजीर आजम पाकिस्तान थे, न्यूयॉर्क में उनकी वो बेल्ट उतारी गई थी। अंदाजा कीजिए, पासपोर्ट तो छोड़िए, खैर पासपोर्ट चौथा और बहुत बुरा हो गया है और सिर्फ 3 ममालिक के पासपोर्ट ऐसे हैं जो शायद हमसे भी नीचे हैं और वो 3 मुल्क वो हैं जिनमें जंग चल रही है फिलहाल, शाम, इराक और अफगानिस्तान। उसके अलावा हम कुछ बचा नहीं है हमारे सोमालिया, नाइजीरिया हमसे आगे है भाई, वो हमसे आगे निकल गया भाई। लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि अगर इस वक्त हमने अपनी साख को मुल्क की सही नहीं किया तो बहुत ही बुरा वक्त आ सकता है। फिर तो ये होगा कि अगर हम बाहर जाने के लिए कोशिश भी करेंगे कमाने के लिए तो भी आपका पासपोर्ट देख के कहा जाएगा कि जी नहीं, आप दुनिया में कहीं ट्रैवल करने के लायक नहीं है। खैर, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इतना बुरा पाकिस्तानी पासपोर्ट करार दे दिया गया है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं रॉबर्ट तूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं रॉबर्ट साहब आप? ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दुनिया बोल पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब दुनिया गोल नहीं है आज से दुनिया बोल है आपके लिए। जी। तो यार ये बताइए कि आप इस तरह पाकिस्तानियों को अगर बाहर ले गए कनाडा की तरफ तो पाकिस्तान में तो कुछ बचेगा ही नहीं रॉबर्ट यार। द ब्रेन ड्रेन इज सो हाई। हमारे सारे स्किलफुल लोग, टैलेंटेड लोग जिन्हें काम आता है, जो एजुकेटेड, जो लिटरेट, सब कह रहे हैं बाहर जाना है। तो आप लोग की तो आजकल चांदी होगी, वैसे बड़े केसेस आ रहे होंगे। जी। How many people apply in a year from जी Pakistan? देखो, अब कनाडा कोविड के बाद ना बहुत सा इंटरेस्ट बढ़ गया है नो। कोविड के जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुई है पाकिस्तान में और बाकी सब देशों में, उसके बाद देखा गया है कि कनाडा की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फैल गई है और कनाडा लोग जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं। रॉबर्ट, एक मिनट यहाँ, बिफोर वी टॉक अबाउट इमिग्रेशन, रॉबर्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ पैदा हुए हैं, कनाडा में कब से रह रहे हैं, क्या लाइफ रही है आपकी? So I'm born in Canada and I am a regulated Canadian immigration consultant. I'm a member of the College of Immigration Citizenship Consultants. Canada, Toronto में हमारा Arrivals Canada Immigration का हेड ऑफिस है। और आपकी फैमिली पाकिस्तान से थी? नहीं, इंडिया से था। इंडिया से थी। इंडिया वाले जब उर्दू बोलते हैं ना रॉबर्ट, फौरन में मैं भी शक हो गया था, ये यकीनन इंडिया से हैं। इनकी लैंग्वेज से पता चल जाता है, लहजे से, तलफ्फुज़ की अदायगी से आइडिया हो जाता है। So the number of people from India going to Canada and the number of people going to Canada from Pakistan,
कितना फर्क है? मेजॉरिटी आई थिंक इंडिया है। मेजॉरिटी इंडिया, पॉपुलेशन तो देखो उनकी 5 गुना हमसे बड़ी है, लेकिन वैसे एक्चुअली इंडिया हाईएस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स है कनाडा के लिए। व्हाई रीजन क्या? हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट का इतना बड़ा अगर क्यों किया हुआ है कि अब हम इमिग्रेशन के लिए अप्लाई भी करते हैं तो भी नहीं हो पाता आसानी से? जी, इसके कुछ रीजंस ये हैं कि एक तो जब कंट्री का पासपोर्ट की पावर देखी जाती है ना, उसके कंट्री के डिप्लोमेटिक टाइज और कंट्रीज़ के साथ देखे जाते हैं, जो उनके गवर्नमेंट के पॉलिटिकल टाइज हैं, डिप्लोमेटिक टाइज है और कंट्रीज़ के साथ। दूसरा ये भी देखा जाता है कि जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं क्या वो उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो वीज़ा उनको इशू होता है क्या उस वीज़ा के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो और उनको मीट करते हैं। जैसे वो कोई कनाडा जाता है क्या वो वहाँ ओवर स्टे करता है या अपने स्टे के हिसाब से वापस भी आता है, तो ये इसको चीज़ को देखा जाता है। रॉबर्ट ये बताओ, व्हाट आर द करंट प्रोसीजर्स? आप हमारे पास आए तो यकीनन आपकी कंसल्टेंसी वुड बी डूइंग अ ग्रेट जॉब। पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट ढूंढ के देने में कनाडा में कितना खर्चा हो जाता है, कितना टाइम लगता है? क्योंकि ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं रॉबर्ट जो पाकिस्तान में उन्होंने कनाडा में कंपनी खोली हुई है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, फेक एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली वो कहते हैं कि आप हमें $25,000 दे दो, आप कनाडा आ जाओ, आपकी तनख्वाह भी हम अकाउंट में शो करते रहेंगे, वो फॉल भी होती रहेगी, पेपर वर्क भी सारा हो जाएगा, 3 महीने अपने खर्चे पे चलो, फिर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा और फिर कोई भी काम ढूंढ के अपना सर्वाइवल करो। जी जी। आप कितने पैसे ले रहे हैं? वैसों की इस तरह के हमको ना क्वालिफाइड क्लाइंट्स को ही लेते हैं, जिनको हमको पता है ना उनका काम हो सकता है और वो तमाम क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो बहुत बार होता है कि जो यहाँ के जो अभी एजेंट्स बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, वो लाइसेंस नहीं है। सो पाकिस्तानी जो अवाम है ना वो गलत मशवरे का शिकार बन रही है। बहुत से लोग फ्रॉड पड़ जाते हैं। लोगों ने अपने यकीन करें कि पूरा अपना सरमाया लगा दिया है बाहर जाने के चक्कर में, लेकिन इन द एंड आज कैसे बचा जाए रॉबर्ट? वो आपको ना एक पहले देखना पड़ता है कि जो आपका कंसल्टेंट है वो क्या कनाडा में लाइसेंस्ड है। इसी चीज़ों को देखते जो लाइसेंस होता है वेबसाइट पे होता है, वेबसाइट हो CICC वेबसाइट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं कि CICC कि आपका जो कंसल्टेंट है वो कनाडा में लाइसेंस्ड है या नहीं। अगर वो लाइसेंस नहीं है आप उसके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। कितने पैसे लोगे रॉबर्ट कनाडा भेजने के? आप बताएं आप कितना देना चाहते हैं? रॉबर्ट 2-4 हज़ार डॉलर मेरा हो जाए तो यार मैं बड़ा टैलेंटेड आदमी हूं। वैसे बाल नहीं है मेरे, लेकिन बंदा बहुत टैलेंटेड और आपकी तरह का टैलेंट बहुत चाहिए हमें। अरे वाह, तला तो गए भाई। अगर आपको चलिए मिलते हैं लंबी ब्रेक के बाद। मैं चला कनाडा। अरे रॉबर्ट ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि इस तरह की यानी कि मीडिया पर्सन्स काफ़ी डेफिनेटली डिमांड में है वहाँ पे। लोग कहते हैं कि मीडिया पर्सन वहाँ पे जाते हैं तो बहुत जल्दी हाथों हाथ लिया जाता है, अलबत्ता दूसरे लोग अप्लाई करें तो आइल्स के चक्कर में और दूसरी चीज़ों में रैंक में पॉइंट्स में ही लगे रहते हैं। जी जी। तो क्यों ऐसा क्या फ़र्क पड़ता नहीं कि आप ऐसा क्या करें? लोगों को जाने के लिए बस पड़ी हुई होती है ना कि बस हम पहुंच जाएं किसी न तरीके से। देखो इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता। कुछ प्रोग्राम्स में वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा देखा जाता है, कुछ प्रोग्राम्स में आपकी जॉब ऑफर को देखी जाती है या आपका आईलेट्स रिक्वायरमेंट देखी जाती है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जब क्लाइंट हमारे पास आता है उसको सही गाइडेंस की जाती है कि वो किस प्रोग्राम से जा किस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, बिकॉज कैटेगरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जी किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएं, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से अप्लाई करें तो बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं, देखो अगर आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। देखो अगर आपने सही मशवरा लेनी है तो फिर आपको लाइसेंस कंसल्टेंट के पास। रॉबर्ट, हाउ कैन पीपल कांटेक्ट यू? People can contact us. Our Pakistan office is in Bukhari commercial area, and our phone number is 0303 777 4221, and they can contact us or they can visit our website at arrivalsimmigration.com. और अब तक कितने लोगों को, कितनी फैमिलीज को आप कनाडा में सेटल करवा चुके हैं पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तान से अभी तक तो हमारे 300-400 फैमिलीज ऑलरेडी जा चुकी हैं। 300-400 फैमिलीज ऑलरेडी जा चुके हैं। जी, मैं 10 साल से इमिग्रेशन कर। चलें रॉबर्ट, ये तो बात हो गई इमिग्रेशन की और यकीनन बहुत सारे लोग आपको सुन के आपसे रब्ता करेंगे। शायद मैं भी सोच रहा हूँ आज हूँ बुखारी वाले आपके ऑफिस में, क्यों ना देखा जाए कि 3000 में $3,500 में काम हो जाए तो क्या बुरा? क्या वाकई 3-3.5 में काम हो जाएगा? नहीं होगा, मेरे लिए कराएंगे। छोड़ो गया मेरी बात खराब, मेरी ऑफर है ये। नहीं, क्यों ऐसी मुझे 80% ऑफ मिला है। 80% ऑफ मिला है, शायद कंप्लीट स्कॉलरशिप भी मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रॉबर्ट, यू आर फ्रॉम इंडिया, बोर्न इन कनाडा। पाकिस्तान आके कैसा लगा? पाकिस्तानी लोगों की हॉस्पिटैलिटी कैसी है?
कभी आपको कहीं फील हुआ कि यार मैं इंडियन हूँ शायद इसलिए मेरे साथ गलत रवैया इख्तियार किया हुआ है, या आपको लगा कि मैं इंडियन हूँ इसलिए मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार किया? नहीं, एक्चुअली वो जो आपने बात कही है ना कि इंडियन हूँ इसलिए बहुत अच्छा रवैया मिला मुझे यहाँ पे, इतनी हॉस्पिटैलिटी मिली है मुझे पाकिस्तान में, दूसरी दफ़ा आया हूँ और इतना प्यार मोहब्बत मुझे मिलता है यहाँ पे, इंडिया में नहीं खैर मिलता, मुझे यहाँ आके मिलता है। Great, thank you so very much, Robert. It was great having you. इंशाल्लाह हमारा राब्ता रहेगा और बहुत सारे लोग जो व्यूज इस वक्त देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर ऑल ओवर पाकिस्तान विल गेट इन टच विद यू। सोशल मीडिया पे जब भी अपलोड हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका नंबर भी साथ साथ चला दें ताकि लोगों को इनसे राब्ता करने में आसानी हो। और अब मैं तो चला कनाडा और लोग फ्रॉड से बच सकें और तलहा कहीं नहीं जाए, इनको हम जाने नहीं देंगे। इसको तो मैं लेके जाऊंगा। आए अल्लाह, ये क्या हो गया, दोनों मिल जी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कहानी करती हूँ कि तलहा ना जाए, कल हम आपसे कंटिन्यू शो वो कह रहा है कि भाई मैं और रॉबर्ट साथ फ्लाइट में जाएंगे, वरना रॉबर्ट भी नहीं जाएंगे। आप ये देख रहे हैं ये पावर, जर्नलिज्म की पावर। तलहा ओके प्रोड्यूसर साहब अपना ख्याल रखिएगा, व्यूअर्स आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, जब तक मेरे पेपर वर्क मेरा फाइनल हो तब तक तुम्हें शो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अल्लाह चले हम देखते हैं पेपर वर्क कब तक इनका कंटिन्यू होता है, पता भी चल जाएगा कि रॉबर्ट कब लेके जाएंगे तलहा को। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। हो सकता है तलहा का बुखार भी उतर जाए कनाडा जाने का। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।